नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है डी तथा एफ ब्लॉक तत्व। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों में हमने पढ़ा डी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण। और डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण धातुएं। आज हम पढ़ेंगे जो ये संक्रमण धातुएं हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके परमाणविक और आयनिक आकारों में परिवर्तन और इनकी आयनन एंथैल्पी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों में संक्रमण धातुओं के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन। देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी परमाणु आकार से मतलब परमाणु त्रिज्या से होता है। परमाणु त्रिज्या बड़ी तो आकार बड़ा, परमाणु त्रिज्या छोटी तो आकार छोटा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती है ना, वो एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य होती है। किसी आवर्त में डी ब्लॉक तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं जो होती है पहले घटती है। परमाणु त्रिज्याएं पहले घटती है। देखो, किसी आवर्त में डी ब्लॉक तत्वों में, ये डी ब्लॉक तत्वों की श्रेणियां हैं, तो इनमें हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो पहले घटती है, प्रारंभ में घटती है और उसके बाद में लगभग स्थिर हो जाती है। और श्रेणी के अंत में जो अंतिम दो तत्व होते हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं। देखो, इसमें देख लीजिए, इसमें ज़्यादा स्पष्ट है। ये है टेंटेलम। देखो, मैंने आपको बताया कि किसी श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं या कहें कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं होती है ना वो पहले घटती है। देखो, घट रही है ना, लगातार घट रही है और उसके बाद में लगभग स्थिर हो जाती है। देखो, यहाँ पर स्थिर हो रही है लगभग 137, ये पिकोमीटर में दी हुई है इनकी परमाणु त्रिज्याएं। और किसी भी श्रेणी के अंत में देखो, पर जो लास्ट के जो दो तत्व होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो होती है ना, देखो बड़ी होती है, परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो दो विपरीत कारकों पर निर्भर करती है, दो विपरीत फैक्टर पर निर्भर करती है। एक तो है आवरण प्रभाव, इसको परिरक्षण प्रभाव भी बोलते हैं, पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। और दूसरा फैक्टर है प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो, ये दो विपरीत कारक जो होते हैं ना, जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो इन दोनों ये जो फैक्टर है इनके मान में भी परिवर्तन होता है। अगर देखो, आवरण प्रभाव का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाए, यानी कि जब आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश से ज्यादा होता है ना, तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण बल से नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, तो परमाणु की त्रिज्याएं घटती है। ध्यान रखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अगर परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा है तो परमाणु त्रिज्याएं क्या होगी? परमाणु त्रिज्याएं घटती है। अगर आवरण प्रभाव का मान इसके मान से अधिक है तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। देखो, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्याएं घटती है। और इसके साथ साथ जो n-d ऑर्बिटल होते हैं डी ब्लॉक तत्वों में, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से
आवरणीय प्रभाव का मान बढ़ता है जिससे त्रिज्याएं बढ़ती है। अगर आवरणीय प्रभाव का मान ज़्यादा हो गया तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो बढ़ जाएगी। अब देखो ये जो 3D श्रेणी है इसमें देखते हैं, ये पहले के ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, क्रोमियम, परमाणु त्रिज्याएं घटती है। यानी कि जो ये पहले जो 4 सदस्य होते हैं ना, इनमें स्कैंडियम से क्रोमियम तक ये परमाणुओं की त्रिज्याएं घटती है। परमाणुओं की त्रिज्याएं इसलिए घटती है क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है। और क्रोमियम के बाद के जो ये तत्व हैं, है ना, Fe, कोबाल्ट, निकिल, इनमें परमाणु त्रिज्याएं जो होती है लगभग स्थिर हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो परमाणु त्रिज्याएं लगभग एक समान है, यहाँ तक अंतिम 2 तत्वों को छोड़ करके परमाणु त्रिज्याओं में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो इस 3D श्रेणी में भाई पहले तो क्रोमियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। उसके बाद में परमाणु क्रमांक में वृद्धि जैसे जैसे होती है, यानी कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है ना, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ साथ जो आवरणीय प्रभाव का मान है ना वो भी बढ़ता है। और जो आवरण प्रभाव होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश को निरस्त कर देता है, मतलब इनके मान लगभग बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोमियम के बाद के ये जो तत्व है इनमें, है ना, विशेष रूप से यहाँ इनमें जो इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो लगभग बराबर हो जाती है ना। देखो यहाँ तक तो परमाणु त्रिज्याओं में स्पष्ट रूप से कमी दिखाई दे रही है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे जैसे 134 है ना, तो ये इसलिए होता है कि जो संक्रमण श्रेणी का मध्य भाग होता है ना, उसमें जब हम आगे की ओर चलते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और आवरण प्रभाव के मान लगभग बराबर हो जाते हैं, इसलिए परमाणु त्रिज्याएं स्थिर हो जाती है। और अंतिम 2 तत्वों में निकिल, जैसा ऊपर वाली श्रेणी में देखें तो अंतिम 2 तत्वों में इनमें डी ऑर्बिटलों की संख्या अधिक होने के कारण, देखो इसमें कितने डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनमें जो आवरणीय प्रभाव होता है उसका मान बढ़ जाता है, जिससे इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती है ना वो बढ़ जाती है। देखो डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहे हैं, इसमें D1 है, डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें डी ऑर्बिटल में 2, इसमें 3, इसमें क्रोमियम में 5, इसमें 6, इसमें 5 होते हैं, इसमें 6, है ना। तो जैसे जैसे डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो आवरणीय प्रभाव का मान बढ़ जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। और यही ट्रेंड जो होता है ना, ये आयनों की त्रिज्याओं में भी यही ट्रेंड होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ किसी श्रेणी में समान आवेश के धनायनों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे उनकी जो आयनिक त्रिज्याएं होती है वो घटती जाती है। अच्छा आगे देखो, ये तो हमने देखा कि जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याओं में क्या परिवर्तन होता है ना। परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः घट रही है। लेकिन जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, देखो पहली 2 श्रेणियों को देखो, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ रही है ना, 135, 146 है ना, 129, 139 पिकोमीटर। तो वर्ग में नीचे की ओर चलने पर परमाणुओं की त्रिज्याएं बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है। लेकिन ये जो 4D श्रेणी है
इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती है वो 5D श्रेणी की परमाणु त्रिज्याओं के लगभग बराबर होती है। देखो जर्कोनियम की परमाणु त्रिज्या हाफनियम के लगभग बराबर है, इसकी परमाणु त्रिज्या ये बिल्कुल ही बराबर है, मोलिब्डेनम की टंगस्टन के बराबर है। समझ रहे? जो इसमें देखो जो संक्रमण धातुओं के परमाणुिक आकारों में जो परिवर्तन है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 4D श्रेणी होती है, 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के लगभग बराबर होती है ना? होनी चाहिए थी। जो 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं, इनकी परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है। ऐसा लेंथेनॉइड आकुंचन के कारण होता है, लेंथेनॉइड आकुंचन, या इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन। लेंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन के कारण होता है, क्योंकि देखो ये जो 5D श्रेणी है ना, 5D श्रेणी में 5D ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इनमें f ऑर्बिटल भी है। ये जो 4D श्रेणी है ना, इसमें f ऑर्बिटल नहीं है, 5D श्रेणी में f ऑर्बिटल भी है। तो जो 5D श्रेणी होती है ना, 5D श्रेणी में 5D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जो 4f कक्षक होते हैं वो एक उनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से इनकी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती है। इसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब 4f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन 5D कक्षकों से पहले भरते हैं। 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन 5D कक्षकों से पहले भरते हैं, और जो 4f कक्षक होते हैं उनका जो आवरण प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो परमाणुओं की त्रिज्याएं होती है वो लगातार कम होती जाती है। इसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड आकुंचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं होती है वो लगभग बराबर होती है। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग है संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों में आयनन एंथैल्पी। देखो आयनन एंथैल्पी क्या होती है पता होना चाहिए। किसी तत्व के एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कहलाती है आयनन एंथैल्पी। देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी आयनन एंथैल्पी S तथा P ब्लॉक तत्वों के बीच होती है। इनकी आयनन एंथैल्पी डेल्टा AH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आयनन एंथैल्पी का मान S ब्लॉक तत्वों से अधिक होता है और P ब्लॉक तत्वों से कम होता है। तो किसी भी दी गई संक्रमण श्रेणी में, किसी भी दी गई संक्रमण श्रेणी में प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। देखो जैसे ये 3D श्रेणी है, वो पहले वाली श्रेणी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। इनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान किलोजूल पर मोल में ये है। देखो आयनन एंथैल्पी के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में बढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वृद्धि जो होती है ये नियमित नहीं होती। देखो यहाँ पे इसका आयनन एंथैल्पी थोड़ी Fe से Mn की ज़्यादा है, और ऐसे ही कोबाल्ट की निकिल से ज़्यादा है। तो
परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, यद्यपि यह वृद्धि नियमित नहीं होती। देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश वृद्धि का प्रभाव डी इलेक्ट्रॉनों के आवरण प्रभाव के द्वारा लगभग निरस्त हो जाता है। देखो, जैसे जैसे बाएं से दाईं ओर चलते हैं, इनमें डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसमें D1 डी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन, D2 D3 D5 D5 D6 D7 D8 D10 D10, है ना। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश वृद्धि का जो प्रभाव होता है ना, वो डी इलेक्ट्रॉनों के, क्योंकि डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उनका आवरण प्रभाव बढ़ता है। तो आवेश वृद्धि का प्रभाव आवरण प्रभाव द्वारा लगभग वो निरस्त हो जाता है। अतः आवर्त में डी ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान इसी वजह से धीरे धीरे बढ़ता है। और देखो, किसी संक्रमण श्रेणी में, देखो ये तो 3D श्रेणी है स्कैंडियम वाली, 4D 5D, 4D श्रेणी का अंतिम सदस्य ये है कैडमियम, 5D का Hg मरकरी। देखो, इस 3D श्रेणी में भी जिंक की जो आयनन एंथैल्पी है ना, प्रथम आयनन एंथैल्पी, देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस बहुत कम है, एक दूसरे की आयनन एंथैल्पी में डिफरेंस कम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो किसी भी संक्रमण श्रेणी में ये जो लास्ट वाले तत्व है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान इनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो अस्थायी होता है। क्या होता है, N-1 D10 NS2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है इनमें, तो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इन संक्रमण धातुओं की जो आयनन एंथैल्पी होती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, उसका मान ज़्यादा होता है। अब कुछ आयनों की आयनन एंथैल्पी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आयनन एंथैल्पी से संबंधित कुछ आयनों के उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे Mn के ऊपर एक यूनिट का ये पॉजिटिव चार्ज है, क्रोमियम आयन के ऊपर एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने Mn ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, इसने भी, क्रोमियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। देखो, ये जो मैग्नीज है ना, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो ये बचता है 3d5 5s1, 3d5 4s1। ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, देखो यहाँ पे देखो, इसको मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, धनायन है ये, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्य कोश में से निकलता है। 4s1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हुआ 3d5 4s1। ये जो Mn के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है बाह्य कोश का। ऐसे ही इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है बाह्य कोश का। अब आपसे अगर ये पूछे कि भाई जो ये Mn+ आयन है, इसकी जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है वो क्रोमियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से इसका मान कम होगा कि ज्यादा होगा, इनमें कौन से की। अब एक देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो होती है प्रथम आयनन एंथैल्पी, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनायन बन जाता है, तो धनायन बन गया, यानी कि अब एक आयनन एंथैल्पी तो इसकी हो चुकी है। अब इनमें से मान लो अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इनमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, अर्थात द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान किसका ज्यादा होगा, बताओ किसका ज्यादा होगा। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है ना, वो क्रोमियम का ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो आयन का जो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो ज़्यादा स्टेबल है। प्रत्येक इसमें तो यहाँ s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें से तो s ऑर्बिटल में से निकलता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं ना, प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां से तो इलेक्ट्रॉन s में से निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमें d में से। और जो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल होता है ना, आधा भरा हुआ उपकोष या पूरा भरा हुआ उपकोष ज्यादा स्टेबल होता है। उपकोष ऑर्बिटलों से बने होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इस आयन का, इससे ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए क्रोमियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान Mn की द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होता है। और देखो ये यहाँ पे दिया हुआ भी है, क्रोमियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान इतना है 1592 किलो जूल पर मोल, और इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान 1509 किलो जूल। तो बस ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके उसी से हिसाब लगा लीजिए कि किसकी आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। आयन के ऊपर आवेश देखकर ये पता कर लो कि वो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, द्वितीय है कि वो तृतीय है। ठीक है ना। तो क्योंकि ये क्रोमियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए इसकी द्वितीय आयनन, अब देखो द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से निकला हुआ है इसमें, इन दोनों में से। तो इसकी जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है ना वो इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। ऐसे ही इसमें देखो, अगर मैं आपको पूछूं भाई ये दो आयन है Mn के ऊपर, ये मैग्नेस आयन, ये फेरस आयन है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके ऊपर 2 यूनिट का चार्ज है, इसके ऊपर भी। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना तो ये आएगा डी उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे Mn का हमने लिखा ऐसे ही इसका लिख करके देख लेंगे। तो ये आता है 3d6, इसका 3d5। अब बताओ अब कौन सी, अब अगली आयनन एंथैल्पी कौन सी होगी, तृतीय आयनन एंथैल्पी होगी। तो इनमें से इन दोनों आयनों में किस आयन की तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। देखो ये जो पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ उपकोष है ना D5, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर हम D6 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इसमें, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आएगा Fe में, ये पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण कम है, D6 में प्रतिकर्षण, यहाँ तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे D6 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो वो ये इलेक्ट्रॉन D6 छठा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए किसी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, तृतीय Mn की तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। ऐसी देखो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई Cr के ऊपर प्लस चार्ज और कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज, इन आयनों की द्वितीय आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। एक इलेक्ट्रॉन तो निकला हुआ है ही, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान इन आयनों के बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि देखो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी उपकोष है, ये कंप्लीटली फिल्ड डी उपकोष है, ये अर्धपूर्ण है, मतलब आधा पूरा भरा हुआ डी उपकोष। ये पूरा भरा हुआ डी उपकोष, जो आधा तथा पूरा भरा हुआ उपकोष होता है ना वो ज्यादा स्टेबल विन्यास होता है। तो इस वजह से इन आयनों की, जिन आयनों में आधे डी ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं या डी ऑर्बिटल, या तो डी ऑर्बिटल आधे भरे होते हैं या डी ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इन आयनों की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ऐसे ही
इन आयनों में D5 D10। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ना, अगर आपसे ये पूछे भाई इन आयनों की तृतीय आयनन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि इनके जो विन्यास होते हैं ना D5 और D10 होते हैं। लिख करके देखेंगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे ये लिखा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम करके लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से S में से कम करेंगे। तो क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से इनकी तृतीय आयनन एंथैल्पी जो होती है वो उसका मान ज़्यादा होता है। और इसी प्रकार से देखो जो जिंक होता है, कॉपर होता है और ये कैडमियम होता है, इनकी जो तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है ना, इनकी तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है। मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, है ना। ऐसे ही निकिल होता है, निकिल, इनकी जो तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इन तत्वों के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना कठिन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जो तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता इनमें होती है। इसलिए +2 से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना इनमें कठिन होता है। तो ये बात हुई। आज हमने आपको बताया जो डी ब्लॉक तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं, इनके परमाणुविक और आयनिक आकारों में क्या परिवर्तन होता है, आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।